सभी दोस्तों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आत्मा जब भी धरती पर आती है तो कुछ न कुछ चैलेंजेस अपने जीवन का पूरा काल वो क्या उसको करना है, क्या सीखना है, ये सब प्लान करके आती है। उसको कौन से परिवार में आना है, कौन से सदस्यों के साथ आना है, ये सब उसकी प्लानिंग होती है। परंतु धरती पे आने के बाद हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं इस संसार में बाहर की ओर देखते हुए। जागरूकता के साथ रहना, अवेयरनेस के साथ रहना और अपनी आत्मा की और प्रोग्रेस करना, आगे और रास्ते खोलना, यही हमारी यात्रा का एक सबसे बड़ा आत्मा का काम है। तो आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं पावनी जी को, जो कि फरीदाबाद में रहती हैं और पिछले 4 साल से ध्यान कर रही हैं। उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को समझा, स्ट्रगल्स के साथ, उसके बावजूद उनको अपने जीवन में मकसद क्या है उनका धरती पर आने का, ये समझा। तो आइए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की वाणी के द्वारा, कि उनकी ये यात्रा कैसी थी। नमस्कार पावनी जी, नमस्ते। आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। यहाँ हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पावनी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि यात्रा हमारे जन्म से शुरू होती है, तो हम आपसे आपके जन्म के बारे में, आपके माता पिता के बारे में जानना चाहते हैं। यस, मैं एक साउथ इंडियन परिवार से बिलोंग करती हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। और मेरे मदर का नाम है सरस्वती जी और फादर का नाम श्री रामचंद्र मूर्ति जी। सो ये मेरे पेरेंट्स का नाम है। एंड मेरे मदर टीचर है बाय प्रोफेशन। एंड मेरे फादर पहले पहले टेलीग्राफ्स में काम करते थे। एंड उसके बाद वो बीएसएनएल में कन्वर्ट हो गया। तो बीएसएनएल में काम करके वो रिटायर हुए थे। और मेरा एक भाई है, छोटा भाई। सो अभी राइट नाउ वो स्वीडन में रहते हैं उनके परिवार के साथ। सो ये वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं मेरा भाई। और अभी मेरा परिवार ये है पहले शादी से पहले। आप अपने माता पिता के फर्स्ट चाइल्ड है, पहले मैं बच्चे। फर्स्ट चाइल्ड हूँ। हाँ। तो यस। आपको जब आप लड़की के रूप में आए तो आपको परिवार ने आपको कैसे स्वीकार किया? बहुत ही अच्छे से। मीन्स इतना स्वागत किया कि मेरे मैटरनल साइड मतलब मदर के साइड में ही फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड हूँ। और नेक्स्ट जनरेशन में मैं ही फर्स्ट थी। तो सबका लाडली थी। एंड बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया जाता था। या वह बहुत ही अच्छा था। एंड घर में मेरे फादर और मदर भी कभी ऐसा एहसास होने नहीं दिया कि लड़की लड़का ये सब व्यत्यास नहीं है, इक्वल है। इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा केयर मुझे मिलता था शायद। सो या तो उनका आपके प्रति क्या व्यवहार था? सभी प्यार तो मिलता ही था, बट कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस भी होंगी आपसे, कुछ ऐसा था क्या? सो मेरे पेरेंट्स को हमेशा ये था कि हम उनके बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ें, पढ़ाई करें। और जो वो लोग नहीं कर पाए, जो 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 उनसे मिस हो गया था, वो पूरा कंप्लीट अटेंशन और केयर हमको दें। मीन्स अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना है। बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स दोनों एल्डर थे अपने अपने परिवारों में। सो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी था।
मेरे फादर एल्डेस्ट होने की वजह से बाकी सारे परिवार का ध्यान रखते थे और उसके लिए मेरे मदर कंप्लीट सपोर्ट देती थी। सो उनको वो सब भी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए हमको एक अच्छे स्कूलिंग में एडमिशन दिलवा के वो स्कूलिंग करवाना बहुत ही टास्क था, बहुत ही चैलेंजिंग था। क्योंकि स्कूल के टॉप मोस्ट रेप्यूटेड स्कूल्स में हमको एडमिशन दिलवाया उन्होंने। यही था कि बहुत ही अच्छा फ्यूचर इनका रहे। पढ़ाई है तो बच्चे इंडिपेंडेंट बन जाएँगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो में एक्सपेक्टेशन यही था कि ये नेक्स्ट जनरेशन के हैं तो इनका जीवन उज्जवल हो। कोई इंसल्ट्स फेस ना करें। उन्होंने जो फेस किया अपने लाइफ में अ, वो ना करें उनके बच्चे, ये था कंटिन्यूअसली। तो आपने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा उस टाइम पे? मैंने बहुत कुछ सीखा, वो कभी भी हमको डायरेक्टली इतना ज़्यादा नहीं बताते थे, बट उनका जीवन इतना सिंपल और प्योर था कि मैंने उनसे प्योरिटी में कैसे रहना सीखा, ट्रूथफुल कैसे रहना सीखा। मैंने कभी भी वो झूठ बोलना नहीं देखा। तो हमको यही आता था कि झूठ ना बोलना, नहीं बोलें और सत्य में रहना है। छोटा-सा एग्ज़ाम्स में भी वो थोड़ा-सा चीटिंग करना, ये सब मार्क्स लेके आ जाना, ये सब नहीं था। इंटेंशन यही था कि मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, एकदम ऑनेस्ट रह के। सो हमने वो सीखा। एंड दूसरों को जितना भी अगर थोड़ा-सा भी उनके पास मनी है या फूड है या क्लोथिंग है, कुछ भी है तो वो शेयर करते थे। अगर किसी को नेसेसिटी है तो कभी उनके मुँह के द्वारा हम नहीं कर पाएँगे करके मैंने नहीं सुना। दे यूज्ड टू हेल्प। अपने बच्चे को देखते हुए दूसरों को भी ख़्याल रखते थे। ये मैंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया और मैं सीखती आई। मैं अभी भी सोचती हूँ कि शायद मेरे पेरेंट्स जितना मैं नहीं कर पा रही हूँ। या आपके बचपन में कोई ऐसी अ, बात है या जिससे आपने कुछ आपके अंदर कभी कोई फ़ियर पैदा हो गया हो या आप अपने आप को इस लायक ना समझते हो कि मैं ये काम कर सकती हूँ? यस। ऐसा कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ? यस, मेरा एक्सटेंडेड फैमिली मैंने बोला ना, मैं ही पहली बच्ची थी नेक्स्ट जनरेशन की। तो सबका अटेंशन मेरे ऊपर, सबका प्यार भी मेरे ऊपर। तो वो बहुत सारा करेक्शंस भी मिलते थे, कंपैरिज़न भी होता था थोड़ा-सा आउट ऑफ लव। आई कैन अंडरस्टैंड टोटली, बट मैं कंप्लीटली वो लव भी फ़ील करती थी, वो जो मुझे देना चाह रहे थे। बट मुझे कहीं न कहीं जब कंपैरिज़न होता था, उनको जैसा बनना है, वो देखो कैसे ड्रेसअप कर रहे हैं, ऐसा, वो कैसे नीटली रहते हैं। मुझे लगता था कि मैं इनकम्प्लीट हूँ शायद, मेरे में बहुत सारे कमियाँ हैं शायद, ऐसा लगता था एज़ अ चाइल्ड। एंड मैं कैसे वो उस लेवल तक रीच कर सकती हूँ, मेरे में तो है नहीं ऐसा। एंड स्कूल में भी बहुत कुछ स्कूल ही बहुत रेप्यूटेड स्कूल है, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कुछ पढ़ाई, वो क्या बोलते थे, पूरा स्कूल टाइम में मैं ऑफ रह जाती थी। एंड बहुत डर कि पता नहीं कब किससे डांट मिले, एंड थोड़ा बहुत पनिशमेंट्स भी मिलते थे, काफ़ी शेमफुल फील करती थी मैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ना वो बढ़ता गया। स्कूल में कुछ समझ में नहीं आता था, रेप्यूटेड स्कूल है, टीचर्स अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा एफिशिएंटली पढ़ाते थे, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ना। पढ़ाई वो मेरे ऊपर से चला जाता था और मैं लॉस्ट रहती थी स्कूल में, बट मैं ये कन्वे नहीं कर पाती थी घर में जाके। एंड बहुत पनिशमेंट्स मिलते थे, तो बहुत शेमफुल फील करती थी सबके सामने वो पनिशमेंट्स लेना, और डर में रहती थी। हमेशा डर डर, बट ये मैं कन्वे नहीं कर पाती थी घर में। पेरेंट्स बहुत सिंपल है, उनको हमको पनिशमेंट देना उनको आता नहीं था।
कभी कभी ऐसा न, बहुत ही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच था उनका, क्योंकि हम मेरा कम मार्क्स रिजल्ट तो देखते थे, बट थोड़ा सा पिताजी बोलते थे कि क्यों ऐसा कर रहे हो, हम इतना कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा बेस्ट एजुकेशन देने के लिए, क्या हो रही है तुमको कि ये कम मार्क्स लेके आ रहे हो, हमेशा वो फेलियर मार्क्स। उनको दुख होता था, वो दुखी रहते थे, तो मुझे दुख होता था उनको देख के कि मैं अपने पेरेंट्स को वो खुशी नहीं दे पा रही हूँ। एंड मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या कैसे वो है हैप्पीनेस उनके चेहरे पे लेके आना है। मैं बहुत ही परेशान अंदर रहती थी, बट वो परेशान हूँ ये भी मुझे समझ में नहीं आता था, मतलब लॉस्ट रहती थी हर हर जगह। आई डोंट नो व्हाई। या आपकी जैसे मदर भी टीचर थी, और उनकी आपके प्रति क्या एक्सपेक्टेशन थी कि आपको किस तरीके का चाइल्ड या कौन सी एजुकेशन लेनी है? हाँ, वो बहुत ईज़ी गोइंग थी, टीचर हैं पर वो बहुत ईज़ी गोइंग थी, वो कभी प्रेशर नहीं करती थी, बट उनको ये था कि इंग्लिश में मेरे बच्चे बात करें, बिकॉज़ वो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं थी, उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिला, तो इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डाला। हमारे स्कूल्स में आने के लिए बहुत ही हिचकिचाती थी, क्योंकि टीचर से इंग्लिश में बात करना पड़ता है। तो मेरे फादर को भेजती थी, एंड मेरे फादर हमेशा डांट सुन के आते थे कि आपकी बेटी ने परफॉर्म नहीं किया, ये उनको हमेशा पूरा स्कूलिंग में सुनते रहना पड़ा। तो ये सब भी मुझे बहुत फील होता था कि मेरे वजह से पापा को सुनना पड़ रहा है, बट बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, जस्ट बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि अच्छा से पढ़ाई करो। मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे वो पढ़ाई करना है, तो किससे पूछना है। वो अगर मेरे फादर बहुत कोशिश करते थे घर में मुझे पढ़ाने के लिए, स्पेशली मैथमेटिक्स साइंस मुझे समझ में नहीं आता था, बाकी लैंग्वेजेस में ठीक ठाक थी। एंड पिताजी भी बहुत ही अच्छे से कोशिश करते थे, बिकॉज़ उन्होंने बहुत अपने आप से ही बहुत सारे लिटरेचर ये सब पढ़ाई खुद करते थे, तो हेल्प होता था। फिर भी मैं नहीं कोप अप कर पाती थी। इवन देन मेरे पिताजी के साथ मैं बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ाई करने का नतीजा ये था कि मेरा थोड़ा-सा फाउंडेशन बनती गई। अननोइंगली ऊपर को रिज़ल्ट नहीं पता चल रहा था एज़ मार्क्स, बट मुझे कॉन्सेप्ट्स थोड़ा-थोड़ा समझ में आता था। तो वो मुझे फ्यूचर में 10th स्टैंडर्ड में काम आया। 10th स्टैंडर्ड में भी मुझे हेल्प कर रहे थे वो पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ फर्स्ट क्लास मार्क्स मैं लेने के लिए मतलब वो मैनेज कर पाई कि फर्स्ट क्लास मार्क्स से मैं पास हुई। याद बट मेरे स्कूलिंग में कभी मुँह खोल के बात नहीं करती थी। ऑल थ्रू द स्कूलिंग साइलेंट, एंड मुझ में फीलिंग्स होता था कि मैं वो ड्रामा में पार्टिसिपेट करूं, मैं भी स्पेशली ड्रामा में पार्टिसिपेट करूं, और गेम्स में अच्छी थी, बट उतना ज़्यादा प्रोत्साहन ऐसा स्पेसिफिक गेम के लिए ऐसा नहीं मिला। सो वो टैलेंट मेरे अंदर क्या है ढूँढने के लिए अपॉर्च्युनिटी शायद मैं नहीं एक्सप्लोर कर पाई। उतना करना है, एक्सप्लोर करना है, ये भी मुझे सेंस नहीं था। एंड मैं 3rd स्टैंडर्ड में मैं जब थी, मेरे मदर, क्योंकि मेरे फादर के जो प्रीवियस जनरेशन के जो भी अपने फादर और बड़े पापा लोग जो हैं, वो 9 मेंबर्स हैं, और वो सब गाना गाते थे। तो बट मेरे फादर बिल्कुल नहीं सीखे हैं और बिल्कुल नहीं गा पाते थे, बट ही वाज़ अ गुड लिज़नर। बट ये म्यूज़िक में डालने का तो मेरे मदर का ही पूरा-पूरा वो श्रेय जाता है, एंड क्लासिकल म्यूज़िक में जॉइन कराया, और वहाँ भी मैं डांस सुनना,
हर रोज़ डरते-डरते स्कूल में पूरा फ़ियर के साथ जाती थी और संगीत सीखने के लिए डरते-डरते जाती थी। मतलब ऑल थ्रू द डे मैं डर में रहती थी। फ़ियर, फ़ियर, फ़ियर बहुत इयर्स तक ये चलता रहा। अब पता नहीं क्या सुनने के लिए मिलेगा। बट ये नहीं समझ में आता था कि वो सिचुएशन से कैसे बाहर आऊँ। बिल्कुल बहुत नादान थी एंड सच में वो बहुत ही अंदर से वो प्योरिटी मैं अभी तक फ़ील कर पाती हूँ कि मैं कितना इनोसेंट रहती थी। किसी के प्रति वो नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आता था। मैं खुद को ही दोषी मानती थी कि मैं ही अप टू द मार्क नहीं हूँ। मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक ह्यूमन हूँ, ये भी मुझे फीलिंग्स नहीं था, बहुत साल तक। बट ये फ़ील होता था कि अगर कोई भी कुछ कहेंगे, मुझे लगता था कि मैं उनको परेशान ना करूँ, मेरे वजह से उनको दुःख ना पहुँचे, ये सब फीलिंग्स थे। वो पेरेंट्स के वजह से ही है मुझे लगता है। या जो एटमॉस्फेयर घर में है। हम्म। तो जैसे आप बोल रहे थे कि आप हमेशा फियर में रहते थे, या ठीक है, एक्सट्रीम और फ़ियर। एक्सट्रीम फियर, और आपकी जैसे म्यूजिक का भी है, हुँ। तो म्यूजिक में भी आप जैसे बता रहे हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हुए शुरू में। या मैं यहाँ ये बोलना चाह रही हूँ कि स्कूल में भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, बट एक साइड में एक पैरेलल ट्रैक एक रहता था कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। ये भी मुझे फ़ील होता था। मैं स्पेशल हूँ, ऐसा मैं ग्रेट हूँ, मैं डिवाइन हूँ, मैं प्योर हूँ, ये सारा कोई बताते नहीं थे, बट मुझे अंदर फीलिंग्स आते थे। एट द सेम टाइम म्यूज़िक क्लास में सर डाँटते थे कि तुमको नहीं आता, मेरे पास मत आओ तुम सीखने के लिए। तुम्हारा फ़ीस भी मुझे नहीं चाहिए। आपके मदर को बोलता हूँ, वो फिर से रिक्वेस्ट करके जॉइन करा देती है। मुझे ये तुम्हारा फ़ीस नहीं चाहिए, ऐसा डाँटते थे। तो मुझे बट अंदर लगता था मैं तो अच्छा गा रही हूँ। अंदर फ़ील होता था कि मुझे लगता था कि मैं अच्छा गा रही हूँ। सुर में गा रही हूँ, स्पेशली सुर नहीं हिलता था मेरा। पता नहीं उनको क्या चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आता था। वो टेक्निकैलिटीज़ वो वहाँ भी टेक्निकैलिटीज़ जहाँ माइंड यूज़ करना है, वो वहाँ मुझे दिक्कत हो जाता था बहुत। मुझे याद ही नहीं रहता था कि वो जो बोलते थे, ये होता था। साइमल्टेनियसली मुझे फ़ील होता था कि मैं गा सकती हूँ। पावनी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको स्कूल में बहुत पनिशमेंट मिलती थी, और उससे आपको शेमफुल भी या फील होता था, हुँ, ऐसे अपना लगता था। तो हुँ। क्या आप कुछ शेयर कर सकते हैं कि ऐसी क्या पनिशमेंट वो आपको दे देते थे? पनिशमेंट मीन्स मैं बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी, तो गलती मेरी है। पर पनिशमेंट ऐसा मिलता था कि मेरे ड्रेस के पीछे बड़ा-सा अक्षर में लिख के कि इसने ये वर्क नहीं किया, ये ऐसे ही है। ऐसा लेबल करके पूरा दिन उसी लेबल के साथ मुझे स्कूल में रहना है। ग्राउंड में जाना है, ये कहीं भी जाना है, सब बच्चे देखते हैं ना, तो थोड़ा-सा वो सब हँसी-मज़ाक हो जाता है। तो ऑब्वियसली मुझे एज़ अ चाइल्ड मेरा हार्ट बहुत अंदर ही अंदर रोता था। एंड थोड़ा सब ऊपर बैठते हैं तो मुझे फ्लोर पे बिठाना और डस्टबिन के पास लिप्स पे प्लास्टर लगा के खड़ा कर देना। ये सब ये सब हुआ था। इसलिए मैं बहुत सेंसिटिव फील करती हूँ चिल्ड्रन के अपब्रिंगिंग के लिए, क्योंकि वो जो निशानी अननोइंगली, मतलब कोई नहीं चाहते हैं कि बच्चों को हैरास करें, बट अननोइंगली उनके लिए अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं, बट अननोइंगली वो थोड़ा बदल जाता उल्टा है। हो जाता है। उनका इम्प्रेशन बच्चा कैसा लेगा समझ में नहीं आता है। हुँ, तो अब वो टीचर्स या पेरेंट्स या समाज, सब मिलके थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि ये कैसे आप बच्चा सेल्फ एक्सप्लोर करें। तो ऐसा मुझे लगता है, तो इसके ऊपर बहुत हमको केयरफुल रहना है, क्योंकि ये लेबल्स के साथ पूरा अडल्टहुड तक पहुंच जाता है वो
लेबल्स। सो वो एक बार लेबल कर दिया तो वो अपने आप को वैसे ही समझेगा। एंड जब सीड लेवल पे या छोटा पौधा जितना लेवल पर हम लोग कुछ टैगिंग लेबलिंग करेंगे तो वो इम्प्रेशंस बहुत दिन चलेगा, देर तक रहते बहुत हैं, साल बहुत अडल्टहुड में। टाइम लगता है अगर जब हमें या उसको बाहर निकालने क्योंकि के लिए। फाउंडेशन में ऐसा डाल रहे हैं ना, तो फाउंडेशन में क्या है, अगर हो सके तो एंकरेज करना है, अप्रिशिएट करना है। अगर फॉल्ट नज़र आता है तो एक फ्रेंडली वे अप्रोच में बताना है कि एक्चुअली वन टू वन बैठ के एक अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करना है कि ये बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो वेज एंड मीन्स ढूंढना है पढ़ाने के लिए, या सॉल्यूशंस निकालना है कि कुछ और बहुत ही अच्छा काम क्या कर रहा है। तो ये तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर कुछ नेगेटिव बताना है या कुछ फॉल्ट बताना है तो जो प्लस है वो भी बताइए, ताकि उनको समझ में आएगा ओके इसमें मैं एक्सेल कर रहा हूँ, ओके इसमें मैं मुझे वर्क करना है। तो एक टीचर को स्पेशली समझना है कि क्या ये बच्चा कर सकता है, एकदम प्रो वाला अप्रोच होना चाहिए, ऐसा मुझे फील होता है। हाँ, तो आपके केस में जैसे आपने बताया कि आप को घर में भी म्यूजिक सिखा रहे थे, आप स्कूल में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली क्या कुछ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की, जैसे आपकी इच्छा थी कि ड्रामा में हो या किसी में, तो आपको ऐसा कोई यही मौका मिला? यही हुआ कि मुझे कभी भी कोई कोई पूछे ही नहीं है कि तुम पार्टिसिपेट करोगे क्या, बट चांसेस मेरा हमेशा जो अच्छा पढ़ते थे ना उनको मिलता था। तो मुझे कभी वो ड्रामा में पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं मिला, बट म्यूज़िक कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिला। तो एक टीचर ने, मेरे क्लास टीचर उस वक्त वो 7th आप स्टैंडर्ड में, तब कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 7th सेवेंथ। स्टैंडर्ड में, उन्होंने बुलाया और बोला कि तुम अच्छा गा रहे हो, परस्यू करो। तो मुझे बहुत ही खुशी मिली कि आओ मैं कुछ कर भी पाऊँगी कि एक टीचर से मिलना। सी पेरेंट्स तो प्लस भी बोलते हैं, डाँटते हैं और ये प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वी टेक देम फॉर ग्रांटेड पेरेंट्स को। बट टीचर एक बाहर से आके जब बोलते हैं तो ओ ये सच बोल रहे हैं। बच्चों को हमेशा यही होता है कि टीचर सच बोलते हैं, तो टीचर का ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये समझ सकते हैं कि ये बच्चे में ये खूबी है, तो उसको एनकरेज करने से बच्चा बहुत इंस्पायर होगा। एंड ये नहीं समझिएगा कि अगर कोई चीज़ में सही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ में वो कुछ भी नहीं कर सकता है हर फील्ड में। ऐसा फील्ड को एक्सप्लोर करने लायक क्रिएट करना है सिचुएशंस, ये मेरा मानना है। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी जो मिली म्यूजिक में, हम्म। वो आपकी कैसी रही? स्कूल में तो आगे जाके कुछ नहीं मिला मुझे, बट बट मेरे सेवेंथ में जैसे आप कह रहे हैं हाँ, आपको उसके गाना बाद भी गाया नहीं आपने। मिला, इसके बाद भी नहीं मिला। मुझे भी स्टेज पे गाना गाने का मन होता था असेंबली में। 1, 2, 3 बच्चों को ही अपॉर्च्युनिटी हमेशा मिलता था, मुझे नहीं मिला था। इट्स ओके, बट मेरी माँ क्या करती थी, कॉम्पिटिशन्स में लेके जाती थी म्यूज़िक। ये हमेशा वो ट्राई करती रही कि उन क्या दे सकते हैं करके। तो मुझे वहाँ प्राइज़ेस मिला, तो मुझे फ़ील हुआ कि मैं अच्छा गाती हूँ। एंड मेरे एक टीचर लाइट म्यूज़िक का भी मेरे लाइफ में एंटर हो गए। मैं हमारे नेबर्स ही थे वो। सो मुलगलेटी गोपालकृष्ण गाరు और वो मुझे बहुत एनकरेज करते थे, तुम बहुत अच्छा गा रहे हो करके। सो थोड़ा बहुत प्राइजेस मिलना शुरू हुआ तो अच्छा लगता था, फील गुड फैक्टर। एंड जो इनिशियल मास्टर हैं क्लासिकल सुसेर्ला सीताराम शास्त्री गारू, उन्होंने भी ही वाज अ वेरी गुड टीचर। अगर उन्होंने सुर में गाना तो उन्होंने ही सिखाया मुझे। वेरएज़ मुझे डांट पड़ना अलग बात है, बट प्लस अगर देखा जाए तो ये दोनों टीचर्स ने मुझे बहुत एनकरेज किया। मीन्स उन्होंने सुर में गाना कैसा है, दैट इज़ अ मेन पिलर गाना गाने के लिए। एंड इन्होंने बहुत एनकरेज किया, अच्छे अच्छे गाना सिखाए लाइट म्यूज़िक में।
और कॉम्पिटिशन्स में बेस्ट गाना दे के मुझे भेजते थे ताकि प्राइज़ आना आना ही है ऐसा। एंड स्कूल में टीचिंग में भी टीचर्स अच्छा कॉन्सेप्ट्स देते थे। वो कॉन्सेप्ट फाउंडेशन मुझे मिल गया था। मुझे ये पता नहीं चला, बाद में जब स्कूल के बाहर चली गई तब मुझे पता चला कि हाँ, मेरे टीचर्स जो थे वो पनिशमेंट्स दे रहे, कुछ भी कर रहे हैं, बट फाउंडेशन तो मुझे मिला। वो बाद में मुझे पता चला। अपैरेंटली कुछ नहीं दिख रहा था स्कूल में, बट यस। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हुँ, कि अगर हमें पनिशमेंट मिलती है, हुँ, ठीक है, हुँ। अगर हम सीखना चाहें तो हम अपनी इस पनिशमेंट से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीख सकते हैं, हाँ, यस। तो जीवन के अंदर ये भी एक अच्छा वो है कि अगर हम सीखने की इच्छा रखते हैं तो हम किसी चीज़ से भी सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, बट यहाँ मैं ये बोलना चाह रही हूँ, पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चा डिमोटिवेट ना हो जाए एंड उसको एनकरेज करने वाला हो। अगर 10 बार इम्पोजिशन लिखवाइए, उसमें कोई गलती नहीं है, अपने आप वो पेज में लिखेगा, सबके सामने शेम नहीं होगा ना। एंड उसको अगर एक बार पनिशमेंट दे रहे हैं तो 10 बार एटलीस्ट एनकरेज करने का हिम्मत रखना है, रखना वो चाहिए। पेशेंस रखना है, तभी वी शुड डेयर टू गिव एनी पनिशमेंट। पनिशमेंट किस लेवल तक वो जा रहा है उसके दिल और दिमाग पे, ये हमको हाँ, एस्टिमेट करना मुश्किल है। हाँ। या तो ये पनिशमेंट चाहे पेरेंट्स दें या समाज दे या हम हर किसी को हम्म, ध्यान रखना चाहिए, इसमें हम्म, ध्यान होना चाहिए। हाँ, एनकरेजमेंट होना चाहिए। एनकरेज अब एक नज़रिया है या एक तरीका है कि चाहे हम उसको पनिशमेंट के रूप में भी हम्म, पहले उसको उसकी अच्छाइयाँ बताकर हम्म, कि तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, उसको एनकरेज करें। और फिर कि अगर आज ये नहीं होता तो फिर आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, एक मतलब कि वो दिया जाए उसके बाद भी, हम्म, ताकि उस बच्चे को लगे कि मेरे पास कैलिबर भी है हम्म, और मैं कर भी सकता हूँ। हम्म, और अगर मुझे ये इस समय पनिशमेंट मिल रही है तो मेरी किसी अच्छाई के लिए है, मुझे और अच्छा करना है। यस, तो आपको म्यूजिक के अंदर ही हम्म, ओपनिंग, एक बहुत अच्छी ओपनिंग मिली, हम्म, आपने पार्टिसिपेट किया जैसा कि आप बता रहे हैं, हम्म, तो आपको एक बहुत अच्छी ओपनिंग मिली थी, या आप काफ़ी आगे तक उसमें गए भी, तो हाँ, उसके बारे में हम बात जान सकते हैं। या ये जो फाउंडेशन है जो माँ फोर्सफुली लेके जाती थी, मुझे लगता था कि क्यों ये दोबारा ये सब, बट माँ हमेशा कोशिश करती थी कि वहाँ जाऊँ और सीखूँ। मुझे भी अंदर फील होता था कि मैं गा रही हूँ, अच्छे से गा रही हूँ, ऐसा वो कंटिन्यू होता रहा। एंड 10th स्टैंडर्ड फिनिश होने के बाद बीच में रुक गया थोड़े साल, 2-3 साल मेरा म्यूज़िक सीखना थोड़ा सा रुक गया। उसके बाद फिर से 12th में फिर से शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, 12th के बाद मैं एक ऑल इंडिया रेडियो का कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया मैंने। वो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है मेरे लाइफ में। ऑल इंडिया रेडियो पूरा नेशनल लेवल पे कंपटीशन कंडक्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में, वोकल्स में, हिंदुस्तानी में, क्लासिकल, लाइट म्यूज़िक। तो मेरा जॉनर हमेशा लाइट म्यूज़िक ज़्यादा प्रेफर करती थी, क्योंकि क्लासिकल मुझे टफ लगता था। एंड सर हमेशा बोलते थे कि तुम अप टू द मार्क नहीं हो ऐसा। तो मुझे ज़्यादा फोकस लाइट म्यूज़िक में, क्योंकि प्राइजेस में मिल रहा था। एंड जो लाइट म्यूज़िक टीचर हैं वो बोलते थे तुम तो वाह अमेजिंग हो, ऐसा बोलते थे। तो मैं समझती थी कि ठीक है, इसमें मैं कर सकती हूँ, स्कोप मुझे मिलता था। एंड मुझे हमेशा ये ख्वाहिश था कि स्टेज पे स्कूल में फर्स्ट रैंक बच्चे को बैज देते थे। तो हर बार बच्चे जाते थे अपना फर्स्ट इन क्लास बैज लेने के लिए। ऐसा मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं करके मुझे बहुत था। तो ये एक स्कोप मुझे नज़र आया। रास्ता मेरे दिखाई पेरेंट्स दिया इतने आपको। अच्छे हैं, बट मैं उनके लिए कुछ, बिकॉज़ दे यूज्ड टू गिव एवरीथिंग फॉर अस।
सो ये मैं क्या इसके ज़रिए मुझ कुछ कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ कि मैं भी कुछ कर पा रही हूँ समाज में, ऐसा। फिर ऑल इंडिया रेडियो में हाँ, एक स्टेट में बहुत सारे रेडियो स्टेशंस होते थे, उसमें बहुत सारे बच्चे एक-एक रेडियो स्टेशन में लगभग 150 ऐसा लोग पार्टिसिपेट करते थे, उसमें से 2 लोगों को 2 बच्चों को यूथ है 16 से टू 24 इयर्स के बीच में होता है ये। तो उनमें से 2 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और उनको उनका रिकॉर्डिंग दिल्ली भेजा जाएगा, हर एक रेडियो स्टेशन से। और दिल्ली में आने के बाद वहाँ फिर से पूरा ऑल ओवर द कंट्री जो आए हैं उससे 2 बेस्ट सेलेक्ट करते हैं, उसमें मेरा सेकंड आया। वाह! सो सिल्वर मेडल मिला। तो उसकी वजह से जो प्राइम टाइम होता है ना ऑल इंडिया रेडियो का, वो प्राइम टाइम में मेरा अनाउंसमेंट किया हैदराबाद ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से कि फलाना इनका मेरा नाम लेके अनाउंसमेंट किया। तो वो दिन रियली मेरे लिए बहुत ही चेरिशेबल मोमेंट था, क्योंकि मैं मेरे पर अनबिलीवेबल था वो। इतना बड़ा अचीवमेंट माना जाता है स्टेट में या कंट्री में, क्योंकि उसके लिए फिर से बैंगलोर बुला के हमसे परफॉर्मेंस करवाया, फर्स्ट मतलब गोल्ड मेडलिस्ट के साथ और सिल्वर मेडलिस्ट के साथ। एंड वो भी ये मुझे फील हुआ कि अल्टीमेटली मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाई, मतलब एक एकदम मतलब और सीधा ऑल इंडिया रेडियो पे तो कोई फैमिली पे नहीं पहुंचे थे ऐसा। वो ऑल इंडिया रेडियो ने बी ग्रेड ऑडिशन कर दिया स्ट्रेट अवे, बिकॉज आई वन इन दिस। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज विनर्स को बी ग्रेड ऑडिशन कर देते हैं, दे देते हैं सर्टिफिकेट। ऐसा मेरा बी ग्रेड ऑडिशन हो गया एंड ये है अब तक। तो आपसे एक सवाल है, हम्म, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, जैसा कि अभी तक देख रहे थे, आपकी जो लाइफ हमने देखी कि आपको सक्सेस नहीं मिली थी, हम्म, हमेशा हम्म, आपको एक किस्म का टॉर्चर किया जाता था कि नहीं कुछ नहीं कर सकते, या आप भी फीलिंग थी। बट इस सक्सेस के बाद हम्म। आपके अंदर की क्या फीलिंग्स थी? इस सक्सेस के बाद मुझे तो क्लियरली फील हुआ कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है। मेरा कंप्लीट फोकस यही था कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग में जाना है। मेरे हम पे फादर हमेशा बोलते थे कि तुम ना क्लासिकल म्यूजिक सीखो, दैट इज़ द स्टैंडर्ड, दैट इज़ अ बेस। ये किसी का गाना क्रिएट किया हुआ सुन के गाना, ये एक लिमिटेड वर्जन है। जब तुम क्लासिकल सीखोगे तो ये कनेक्शन एक सोल लेवल कनेक्शन बनता है। तो मुझे पिताजी का के बातें तो बहुत अच्छा लगते थे, बट दूर-दूर तक मुझे नहीं लगता था कि मैं क्लासिकल सीख पाऊँगी। हाँ, हाँ, हाँ करते हुए आई रियली नो दैट क्लासिकल म्यूज़िक सीखने से फाउंडेशन बनता है, इसलिए जब प्लस 2 फिनिश हो गया, मैं उसमें पास नहीं हो पाई क्योंकि स्कूलिंग में फाउंडेशन की वजह से। तो +2 फिनिश होने के बाद 1 साल बैठना पड़ा घर में। तो फिर जब उसके बाद मैं +2 फिनिश किया सप्लीमेंट्री देके, फिर पापा ने बोला कि अच्छा होगा अगर तुम बीए म्यूज़िक करोगे। मैं एक ब्राइट फ्यूचर देख पा रहा हूँ। यू विल बिकम अ वेरी ग्रेट सिंगर अगर तुम कोशिश करोगे, लगन से कंसिस्टेंटली सीखोगे, नॉलेज गेन करोगे, यू विल श्योरली बिकम अ ग्रेट सिंगर। सो मुझे लगा +2 से पहले मतलब 11th 12th 11th में सब्जेक्ट चूज़ करते वक़्त मैंने मेरी माँ की बात नहीं मानी। कॉमर्स लो, आर्ट्स लो बोल रही थी, ईज़ी गोइंग रहो, कूल रहो, ये मैथ्स, फिज़िक्स ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे ईगो हुआ कि नहीं, मुझे समाज को प्रूव करना है कि मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा एक था टीनेज का। बट वहाँ मैंने गलत डिसीजन लिया, तो मैंने सोचा इस बार मुझे नहीं पसंद था बीए म्यूज़िक करना। मुझे रेगुलर स्टडीज़ करना, एक रिस्पेक्टेबल जॉब हासिल करना यही पसंद था।
बट पापा ने बोला तो मुझे लगा कि अब रॉन्ग डिसीजन ना लूँ करके जॉइन कर लिया। उसी वक़्त एक यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स के लिए ओपन किया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। उस वक़्त आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 1 स्टेट में रहते थे। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट फाइन आर्ट्स के लिए ग्रेजुएशन डिग्रीज़ ये तो हमारे लिए जैसा लगा। एंड स्ट्रेट अवे मुझे अपॉर्च्युनिटी मिला, यूनिवर्सिटी में सीट मिल गया एंड बीए म्यूज़िक कर दिया मैंने। बट वो भी बड़े मुश्किल से, वो फाउंडेशन नहीं कर पाई स्ट्रॉन्ग क्लासिकल म्यूज़िक में। बट इस दौरान मैं बी हाई ग्रेड ऑडिशन दिया लाइट म्यूज़िक में ऑल इंडिया रेडियो में एंड 21 ईयर्स में मेरा बी हाई ग्रेड फिनिश हुआ। उस वक़्त मैं आई वाज़ द यंगेस्ट सिंगर जो बी हाई ग्रेड फिनिश हुआ पूरा आंध्र प्रदेश में। सो म्यूज़िक डायरेक्टर्स बोलते थे इतने यंग एज में किसी का नहीं हुआ। तो ये भी सारा मैं लेती थी कि लो मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए ये भी कर दिया। मीन्स जो अचीवमेंट वहाँ नहीं कर पा रही थी, वो जस्ट अचीवमेंट में घुसी हुई थी। बट द थिंग इज़ वो क्लासिकल म्यूज़िक सीखना जहाँ मुझे वो ज्ञान लेना था वो सही से कॉन्फिडेंस नहीं आया। बट लाइट म्यूज़िक में मैं प्रोग्रेस कर रही थी और उसके बाद रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया मैंने। एसपी बालसुब्रमण्यम जी ने रियलिटी शो कंडक्ट किया ताकि सिंगिंग टैलेंट को मूवीज़ में मतलब फ़िल्म्स तक लेके जाएँगे। सबको अपॉर्च्युनिटी मिलना है करके। तो मुझे इतना लगा कि अब ये फुल एंड फाइनल ये दो दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग। मीन्स इसके अलावा मुझे कुछ अपॉर्च्युनिटी मिलना बहुत मुश्किल है। फिर उस वक़्त तक क्या हुआ, बीए म्यूज़िक फ़िनिश करके कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रहा था। तो ये सारा यूट्यूब एंड ये सारा रियलिटी शोज़ उस वक़्त नहीं थे। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर के लिए एलिजिबल थी क्योंकि बीए में इंग्लिश लैंग्वेज एक ही पढ़ाई एकेडमिक वाला था, बाकी सारा म्यूज़िक था। तो इस इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में सीट मिला तिरुपति में। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दोज़ मार्क्स ओनली। वहाँ से एमए इंग्लिश लिटरेचर में जॉइन किया। वहाँ भी मुझे अपॉर्च्युनिटी था एमए म्यूज़िक करने का। एमए म्यूज़िक के लिए भी अप्लाई किया तो वहाँ भी सीट आया। तो वहाँ का हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बुला के, "तुम वहाँ क्यों बैठी हो? तुमको तो यहाँ रहना है। तुम्हारा सारा सर्टिफ़िकेट जो भी नेशनल लेवल प्राइज़ेस है ऑल इंडिया रेडियो के अलावा, बहुत नेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी। बहुत सारे नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में मेरा सर्टिफ़िकेट्स है। वो सब देख के उस वक़्त बिहाई भी हो गया मेरा, बिहाई ग्रेड ऑडिशन में। ही वाज़ सो सरप्राइज़्ड तुमको तो यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में रहना है। मुझे क्लास से बुला के इंग्लिश लिटरेचर का चलता था पोस्ट ग्रेजुएशन का, बुला के वो बोलते थे कि ही वाज़ एन ए ग्रेड आर्टिस्ट, नेशनल लेवल आर्टिस्ट, प्रपंचम सीताराम जी, ही वाज़ अ ग्रेट फ्लूटिस्ट। सो ही वाज़ सेइंग दैट उस वक़्त तक कोई क्लासिकल म्यूज़िक पर्सन जो ग्रेट मास्टर है क्लासिकल म्यूज़िक में, मुझे कभी तारीफ़ नहीं किया। मैं हैरान हो रही थी कि मैं आके घर में मतलब हैदराबाद में पेरेंट्स रहते थे। घर में आके पिताजी को बोला तो पिताजी इतने हैप्पी फ़ील हुए, तो थिंक अबाउट इट करके बोल रहे थे। और जो लोग थोड़ा इंसल्टिंग वे में मुझे देखते थे बचपन में क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करती थी सही से, तो उनको पता था कि वो प्रपंचम सीताराम जी कितने ग्रेट पर्सन हैं क्लासिकल म्यूज़िक में। उनके द्वारा तारीफ़ सुन के वो भी बहुत इम्प्रेस हो गए कि वाओ! इतने बड़े पर्सन पूछ रहे हैं कि तुम आओ करके। बट मैंने हिम्मत नहीं किया। बहुत परेशान हो गई थी, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। अभी मुझे लाइफ़ में सेटल हो जाना चाहिए। आई डोंट वांट टू बिकम अ बर्डन मेरे पेरेंट्स पे एंड एक कुछ तो सेटलमेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मुझे चाहिए था। बस इसलिए मैं इंग्लिश लिटरेचर है तो कुछ तो जॉब मिलेगी, ऐसा मेरा माइंडसेट था। क्लासिकल म्यूज़िक में कॉन्फिडेंस नहीं था तो मुझे लगा नहीं, कुछ तो नौकरी के लिए कुछ मुझे करना है करके आई कंटिन्यूड माय एमए इंग्लिश लिटरेचर। एक्चुअली उसके बाद ही एसपी बालसुब्रमण्यम वो कर रही थी एमए इंग्लिश,
तो एसपी बालसुब्रमण्यम जी का रियलिटी शो ओपन हुआ। तो फिर मेरे अंदर होप, दोबारा से हाँ, वो पौधा। वो जो प्लेबैक सिंगर बनने का जो हाँ, फायर था, वो फायर फिर से इग्नाइट हो गया। करना ही है करके अभी गई वहाँ, इतना मेंटल प्रेशर अंडरगो हुआ किया कि अपॉर्च्युनिटीज़, मतलब इस बीच में कोरस गाने के लिए गई फ़िल्म्स में, तो वहाँ भी कुछ-कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स बोल रहे थे कि तुम्हारे जैसा आवाज़ के लिए हम ढूँढ रहे थे सालों से, बट अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलता था। तो फिर यहाँ जब आई, यहाँ अच्छे से सेमीफ़ाइनल्स तक प्रोग्रेस हुई। ये स्ट्रेस में क्या हुआ, मेरे गले पे इफ़ेक्ट पड़ता रहा, मुझे समझ में सही से नहीं आया। जब सेमीफ़ाइनल्स कॉम्पिटिशन चल रहा था, तो मेरा गला एक लेवल तक जाने के बाद स्टैच्यू जैसा बन गया। वो कोई गला का इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, वो उसके एक लेवल रेंज क्रॉस कर नहीं कर पा रही थी गाने में, क्योंकि एक गाने में एक रेंज से दूसरा रेंज हम एक्सप्लोर करते हैं। तो एक लेवल तक जाने के बाद मेरा वॉइस पूरा वाइड हो जाता था, कुछ साउंड ही नहीं निकलता था। तो वहाँ सर, एसपीबी सर को 2 घंटा शूट रोकना पड़ा। मेरा वॉइस सेट नहीं हुई तो कुछ इंजेक्शन देके वो शूटिंग फिनिश किया। सेमीफाइनल्स में मेरा डिफीट हो गया। फिर बट एक है कि उस दिन एसपीबी जी और ऑर्केस्ट्रा जो मास्टर्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, उस सब के आंखों में पानी था कि तुमको ये आज जीतना था, तुमको तो फाइनल में जाना था। बट सर ने बोला तुमको दोबारा मैं बुलाऊंगा, यू शुड कम उस प्रोग्राम में, और तुम्हारा टैलेंट को आगे बढ़ना ही है, मैं देखूंगा कि तुमको अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा बोला। एसपी बालसुब्रमण्यम जी ने बोला कि तुमको आगे जाना है, दोबारा मैं एक नया प्रोग्राम शुरू होने वाला है, मैं उसमें बुलाऊंगा। और उसके अलावा उनके डॉक्टर से भी चेकअप कराए, और जिस दिन चेकअप हो गया, चेन्नई जाना पड़ा मुझे और मेरे फादर को। उनको था कि उनको भी सेम ऐसे ही मेरे जैसा ही एक स्टेज प्रोग्राम पे हुआ था, गला ऐसा कंप्लीट वाइड हो जाना, साउंड प्रोड्यूस नहीं होना, तो ही वाज़ वरीड कि क्या हो गया, एक बार चेकअप कराएँगे। तो चेकअप में सब कुछ ठीक था, चेन्नई उनके डॉक्टर के पास हम लोग गए थे, सर ने बुलाया एसपी बालसुब्रमण्यम जी। चेन्नई में उस वक़्त ये सिनी इंडस्ट्री चल रही थी, व्हेयरएज़ अब हैदराबाद शिफ्ट हो गया है बहुत हद तक। सो वहाँ उनका रिकॉर्डिंग चल रहा था एक स्टूडियो में, तो उनसे मिलने हम लोग गए थे, मैं और मेरे पिताजी। फिर सर का, एसपी बालसुब्रमण्यम जी का तबीयत खराब होने की वजह से वो नीचे थे, और किसी असिस्टेंट को हमारे साथ भेज के एक म्यूज़िक डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए भेजा, ताकि मुझे एक मूवी में एंट्री मिल पाए। He wanted me to get an entry into movies for singing, बट उस दिन उतना क्लिक नहीं हो पाया। एंड मैंने बोला था ना, कोरस में भी मैं गई थी, वहाँ भी कुछ कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स को अच्छा लग रहा था, बट फिर भी वहाँ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो इस दौरान क्या हुआ, एक ऐसा एक स्टेज आया, पिताजी बोल रहे थे कि शादी करना है या एक ऑडियो रिलीज अपने आप करके ये इसको एक्सप्लोर करना है, बिकॉज मनी लिमिटेड था उनके पास, या तो शादी कर सकते थे, नहीं तो ये ऑडियो कैसेट्स रिलीज़ करना, ये सब उन दिनों चलता था। तो क्या करना है, ही वाज़ इन वो डायलेमा में थे। तो मैंने बोला शादी कर देना, बिकॉज़ मुझे समझ में आ रहा था कि ये यहाँ तो स्टार्ट है, बहुत लंबा चलना है, बहुत मनी, ये सब बहुत मेंटल स्ट्रेस, मुझे था कि मुझे और स्ट्रेस नहीं देना है मेरे पेरेंट्स को। सेटल डाउन हो जाऊँगी तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाएगा। प्र थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने के लिए फीलिंग आया मुझे। तो आई टोल्ड शादी करा दीजिए। तो बट इतने में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इतना जल्दी भी शादी करने का मन नहीं था, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई न, तो कुछ करने का मन था। बट इतने में एक अच्छा अलायंस आया न, तो मेरे फादर को लगा कि ये अलायंस इतना अच्छा फैमिली है, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। सो हैदराबाद छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट मेरे फादर ने रिक्वेस्ट किया, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है फैमिली, ऐसा मिलना मुश्किल है आजकल,
तो मैं कन्विंस हो गई क्योंकि मुझे था कि मेरे पेरेंट्स मेरे से बेहतर जानते हैं, तो यस, यस बोल दिया। और जम्मू कश्मीर में जम्मू से लेके 3 घंटे 4 घंटे आगे एक पावर स्टेशन है, वहाँ मेरे हस्बैंड काम करते थे। उन दिनों एनएचपीसी के लिए काम करते थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। और शादी होने के बाद 1 साल के अंदर ही मुझे फिर से एसपी बालसुब्रमण्यम जी से कॉल आया कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया मुझे एक और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए चेन्नई और वहाँ शूटिंग हुई। और वो जो प्रोग्राम है मेरे गाने से ही उन्होंने शुरुआत किया और 3-4 गाने वहाँ गाने का मौका मुझे मिला। पर उसके बावजूद भी जो मेरे साथ-साथ जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सभी को मूवी अपॉर्च्युनिटीज़ मिला, मुझे नहीं मिला। तो मुझे समझ में आ गया कि ओके आई शुड एक्सेप्ट व्हाटएवर इट इज़ कमिंग। थोड़ा-सा बहुत दुःख होता था अंदर, मैं लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाई करके वो थोड़ा-सा वो बोझ लेके ही चलती थी। बट इवन देन मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश रहने के लिए पूरा पूरा कोशिश करती थी। कभी ये चीज़ें लेके आने के लिए मैंने कोशिश नहीं किया। बट वो सिचुएशन में कैसे मैं इम्प्रूव करूँ कोशिश करती थी। इतने में मैं प्रेग्नेंट थी और तो मिसकैरेज हो गया। 3 मंथ्स 4th मंथ में मिसकैरेज हो गया। तो वो मिसकैरेज में बेड रेस्ट के लिए फिर घर जाना पड़ा। फिर आई और जब प्रेगनेंसी मेरी बेटी बेटी को एक्सपेक्ट कर रही थी, उस वक़्त फिर जैसे ही पता चला कि मैं कंसीव हो गई हूँ, मुझे फिर मायके जाके रहना पड़ा क्योंकि बेड रेस्ट है। वहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते थे, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। बेसिक एम्यूनिटीज़ मिलना ही बहुत बड़े मुश्किल से मिलता था। सो ही डिडंट वांट टू टेक रिस्क। तुमको वहाँ रहना है सिटी में जहाँ मेडिकल फैसिलिटी है, तुम सेफ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा सेफली आ जाए बाहर, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए करके भेज दिया। बट पूरा टाइम मैं दुखी रहती थी और बस प्रेगनेंसी में वो मिस करती थी हस्बैंड के प्रेजेंस को। सो बट बेटी पैदा होने के बाद बहुत बहुत ब्यूटीफुल, हमेशा स्माइलिंग, एवर स्माइलिंग रहती थी। हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल रहता था बेटी का। मैं हैरान होती थी, मैं तो प्रेगनेंसी में पूरा रोती थी। बट ये इतने ब्यूटीफुल चाइल्ड को मुझे दिया भगवान ने। उस वक्त तो ऐसा ही सोचते थे। तो मेरी लाइफ में ऐसा भी कुछ इतना ब्यूटीफुल हो सकता है क्या? बट साइमल्टेनियसली मेरे अंदर था, हाँ मुझे मिलेगा ना, मैं इतना प्योर जो हूँ ना, ऐसा फीलिंग जो चाइल्डिश इनोसेंस था वो बरकरार था मेरे अंदर। यस आई डिजर्व सच चाइल्ड। सो ऐसा एंजॉय कर ही रही थी। इतने में 1 ईयर हो गया बेटी का, 1 ईयर 1 मंथ। फिर से दोबारा पता चलता है कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट हूँ। सो वी कुडंट अबॉर्ट बिकॉज सब लोगों ने बोला ये इतना कम गैप में तो मत, डोंट गो फॉर अनदर प्रेगनेंसी, अबॉर्ट करो बोला। बट मेरे हस्बैंड और फर्म थे, नो नो अबॉर्शंस, वी शुड एक्सेप्ट वॉट एवर इज कमिंग। सो सेकेंड प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू हो गई और बेटा सेकेंड प्रेगनेंसी में खुश रहती थी बेटी के वजह से। और उनके बहुत नॉटी थी, बहुत ही एवर स्माइलिंग, इजी गोइंग, मतलब कोई मुझे एफर्ट्स ही नहीं करना पड़ता था उसको अपब्रिंगिंग करने में। बहुत ही नेचुरली वो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स भी थे मेरे मायके के अगल बगल में, मेरे मासी के फैमिली, मेरे मामा जी के फैमिली, सबके साथ ना अच्छे सा वो जलप हो जाती थी और फ्रेंडली रहती थी सबके साथ। तो मेरा सेकंड प्रेगनेंसी इजी था एक्चुअली। बट 8th मंथ में
ऐसा हुआ कि बीपी शूट अप हुआ, स्टार्ट हो गया और वो रुक ही नहीं रही थी, कम रेगुलेट नहीं हुई। तो इमरजेंसी में 9th मंथ के स्टार्टिंग में ही सेकंड डिलीवरी करना पड़ा डॉक्टर को। तो फिर पता चलता है कि उसके लंग में, जो बच्चा पैदा हुआ है उसके लंग में होल है और ब्रेथ नहीं ले पा रहा था। 6 घंटे लग गए उसको फिर रिवाइव करने के लिए, 6 घंटे लगे नॉर्मल सी में लेके आने के लिए। इवन देन नॉर्मल मीन्स आईसीयू में था वो, मैं दूसरे हॉस्पिटल में थी। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ सही नहीं रहेगा। मेरे हस्बैंड उस हॉस्पिटल में थे जहाँ मेरा बेटा को एडमिट किया, मैं दूसरे हॉस्पिटल में थी। मेरा भी बीपी हाई ही रहा, बहुत ही रिस्की हुआ मेरा भी। बड़े मुश्किल से बची मैं भी, वो भी और मैं भी, बच्चा भी और मैं। तो मेरे हस्बैंड से पूछा गया कि इसका कंटिन्यू करें, तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे हाथों में नहीं है, बट ये बच्चा आया है हमारे लिए, तो हम एक्सेप्ट करेंगे करके उन्होंने वो डिसीजन लिया। तो पता चलता है कि जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है ना, तब तब एक एक माइलस्टोन का पता चलेगा क्या दिक्कतें हैं। उसके ग्रोथ के ड्यूरेशन में ही हमको पता चलेगा। फिर एक 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 चीज़ खुलता गया। एक तो पता चला कि सिवियरली विजुअली इम्पेयर्ड है, माइलस्टोन सारे डिले हैं, तो वो ग्रेजुअली पता चला कि मेंटल चैलेंजेस सिवियर है और स्पीच नहीं है, सब भी मतलब मल्टीपली चैलेंज्ड बॉय हमारे लाइफ में आया। बट इनिशियली बहुत दिक्कत हुई एक्सेप्ट करने के लिए कि अ, इसके जीवन को मतलब उसको ज़िंदा रखना ही मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। आन टोस रहती थी, ऐसा था सिचुएशन उस वक़्त। तो इस परिस्थिति में आपके जीवन में अ, जैसे कि आपके पास अभी फ़ियर भी कंटिन्यू था, पहला थोड़ा बहुत उभरा, आप उससे बाहर आए, हुँ, स्ट्रेस था, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा आपको फ़र्क मिला कि बेटी के बर्थ के बाद कुछ फ़र्क मिला, ठीक हुँ, है? अब दोबारा से नए सिरे से एक और नया चैलेंज आपके साथ आ गया, हुँ, ठीक है? हुँ। तो आपने इसको कैसे लिया? हाँ, मुझे बहुत, मैं नंब हो गई थी एक्चुअली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कंप्लीट वो ब्लैंक स्टेट। एक तरफ मेरी बेटी को देख रही हूँ तो एक तरह का फिर वो ऑक्सीजन बन रही थी मेरे लिए। उसका जो प्योर एंजेलिक फेस जो है वो मुझे फिर हिम्मत दे रहा था जीवन जीने के लिए, बट क्लूलेस हो गई थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। फिर मैंने क्या किया, वो फ़ोकस लेके आई कि अब एवरीडे ज़िंदा रखने का चैलेंज मेरे पास आ गया। एवरीडे, एवरी मिनट मुझे इसको ज़िंदा रखना है। मीन्स इतना डिफ़िकल्ट था उसको फ़ीड करना भी, और फिट्स आएगा करके डॉक्टर ने बोला, क्योंकि जब पैदा हुआ था आईसीयू में फिट्स आया तो फिट्स रिपीट नहीं होना है। ये मेरे लिए टास्क था। हमारे हाथ में क्या है, फिट्स नहीं आना मतलब फिट आएगा तो अलर्ट रहना है। तो आई वाज़, मेरे लिए ये बहुत बड़े-बड़े टर्म्स हैं, अब तो ये आम बात हो गई हमारे लिए। बट उस वक़्त यंग भी थी एंड कुडन्ट टेक दैट ऑल दीज़ थिंग्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट या मैं ऑन टोज़ रहती थी कि इसका जीवन को प्रोटेक्ट करना है। ये मेरा हाथ में आ गया, तो होल एंड सोल मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़िंदा रखना। मेरा दिमाग दौड़ाती थी कि मैं क्या-क्या सीखना है अभी मुझे। तो ऐसा मेरा पावनी जी, जैसा कि हमारे पास समय का भी अभाव है, हुँ, तो हम आपके इस चैलेंज को जो आपने नया आपके सामने आया, आपने इसको कैसे डील किया और अपने जीवन में कैसे और आगे बढ़े, तो जानेंगे हम आपके साथ अगले एपिसोड में। हुँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ अपॉर्च्युनिटी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद पीएमसी हिंदी को, आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
दोस्तों, हमने जीवन में इस आत्मा की यात्रा से बहुत से इम्पॉर्टेंट सबक है जो हम सीख सकते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हमारे घर के अंदर जो भी फूल आते हैं, जो बच्चों के रूप में आते हैं, हमें हमेशा उनको उनके मार्क्स से, नंबरों से नहीं तोलना। हमारे पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं या समाज है, कि इसमें क्या कैलिबर है, उसको हम उभार सके बाहर। तो आज के इस एपिसोड में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें हमेशा जो हमारे यंग जनरेशन्स हैं उनमें कैलिबर ढूंढना है। किस तरीके से हम उनको प्रोत्साहित करके, प्रेरणा करके, प्यार से हम उनको आगे लेकर आ सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस आत्मा की यात्रा में जो नया चैलेंज आया है पवनी मैम के साथ, आगे सुनेंगे भाग 2 में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं, बने रहिए हमारे साथ आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। धन्यवाद। बहुत साल लग गया। अभी 20 साल का है मेरा बेटा। सो सालों साल उसके साथ लगना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे उनके साथ साथ ही रहना पड़ा। हर एक चीज़ के लिए वो डिपेंड हो गया, क्योंकि मल्टीपल चैलेंजेस है, मैंने जैसे बताया। तो आने वाला हॉस्पिटल, जाने वाला हॉस्पिटल, ऐसा हर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लेके जाना, और एवरी मिनट ऑन टोज रहना कि उसको सेफ गार्ड करने के लिए, क्योंकि फिट्स भी शुरू हो गया उसको 8 इयर्स के बाद। तो इस बीच में मैं दुखी हो जाना, डिप्रेशन में चला जाना, गिल्टी फील करना, इसका लाइफ मेरे वजह से ख़राब हो गया। PMC हिंदी बदले